क्लास कब स्टार्ट होगा? क्लास बस स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं विलम्ब के लिए माफ़ी चाहूँगी। नमस्कार। AECC 1 के लेक्चर सीरीज के छठे व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की हमारे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम आज हमारे बीच अभी उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैडम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर हैं और आप पूर्व में भी मैडम से पढ़ चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन से चेंज होगा। एंटर से बैक कैसे जाएंगे? हाँ 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 गिर नहीं जाएगा, गिर जाएगा जी, नहीं गिरेगा। इसको साटने का कुछ होना चाहिए। टेप है कुछ तो साट दो। टेप है श्रीमान? टेप थोड़ा लगा दीजिए, तुमको डर लग रहा है गिर जाए। इधर इधर चेहरा दिखना उतना जरूरी नहीं है। स्लाइड दिख रहा है ना, स्लाइड एंड वॉइस इज इम्पोर्टेंट। चेहरा तो ऑफ ही कर देना बेटर रहता है, नहीं तो माइंड डाइवर्ट करता है।
चल रहा है ना? ठीक। गणेश आप रिलैक्स कीजिए, कहीं अपना कुछ काम कर सकते हैं। So let us start. Good morning to everyone, all the students who are physically present here before me, and all those who have joined us through online process. I once again welcome you all in this class, and the topic of today's class is related to pollution control, the 3R. We are discussing about environment and how to protect the environment from global warming, climate change, and other disturbing effect induced by human activities. So in this series, we have already talked many things, and today's topic is the 3R. What we are going to talk is nothing new. All of you are aware of these things. हम लोग जो आज ये टॉपिक है the 3R, और 3R से आप समझते ही हैं, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। आप सब अवेयर हैं कि ये 3R का होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये 3R क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग ये जो टॉपिक आपका ACC1 है उसमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कैसे हमारा हो, हमारा जो पर्यावरण है वो पर्यावरण को जो है हम कम से कम क्षति पहुंचाए और हमारा पर्यावरण जो है भविष्य के लिए भी सही रहे। भविष्य के जो जनरेशन्स आएंगे, न्यू पीढ़ी जो हम बोलते हैं, नई पीढ़ी जो आएगी, उसके लिए हम कुछ संसाधन छोड़ सके और वो भी पृथ्वी को हमारे ही तरह अच्छी तरह एंजॉय कर सके। तो हम लोग पृथ्वी को उस हालत में छोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके जो MA MSc MCom फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें एक टॉपिक पहले ये नहीं था, ये पेपर जो है 2018 से जोड़ा गया है, AECC एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स पेपर 1, और इसमें आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ते हैं। मेरा वीडियो तो ऑफ ही कर दो तो ठीक रहता है, ठीक है ना? दिक्कत है? स्लाइड शेयर होने चाहिए। तो ये आपको इसलिए दिया गया, पहले पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में सिर्फ आप लोग सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते थे। स्लाइड को थोड़ा बड़ा कीजिए। इसको बड़ा करें, आवाज को बड़ा, स्लाइड को जूम करना है। सुंदर सेंटेंस। Ma'am, slide is not visible, so please share the screen. अच्छा, स्लाइड देखो, हमारे सिस्टम में तो एजुकेशन का कुछ आ रहा होगा, 2 बन का आ रहा होगा, एक पिक्चर आ रहा होगा, एक स्लाइड का आ रहा होगा। पहले सब लोग अपना स्लाइड ठीक कर ले। स्लाइड को लार्ज करना है। स्लाइड ठीक करने के लिए कुछ डायरेक्शन देना चाहते हो? स्लाइड चल रहा है, स्लाइड चल रहा है, आप अपनी तरफ से स्लाइड को ले आइए अपने सिस्टम पे, जो भी जिसका जो भी डिवाइस है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, उस पे आप स्लाइड को ले आइए। स्लाइड चल रहा है। Now it is visible, sir. ओके, थैंक यू। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपनी तरफ से आप अपना कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे। इसमें कई बार कुछ स्टूडेंट भी देना शुरू करते हैं, और अपना माइक को आप ऑफ कर दे, माइक को म्यूट कर दे। स्लाइड दिख रहा है सभी को?
आई होप स्लाइड दिख रहा है। और जैसा Yes, कि मैंने ma'am, it पहले is भी कहा visible. कि ओके, थैंक यू। प्लीज म्यूट योर माइक, ऑडियो म्यूट कर दीजिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नथिंग न्यू, क्योंकि आप सभी इसके बारे में जानते हैं। चूंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, इसलिए फिर हम रिमाइंडर करते हैं जो आज नए ज्वाइन किए हैं क्लास में, कि पहले जो है था आप एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी प्रोग्राम करते थे उसको आप कोर्स कहते थे, अब आप इसको प्रोग्राम कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट कोर्स यू आर डूइंग, तो आप उसको सही जवाब दीजिए, माय प्रोग्राम इज एमएससी इन केमिस्ट्री या एमए इन सोशियोलॉजी। तो अब प्रोग्राम कहते हैं, और ईच पेपर ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड ए कोर्स। और आपके पास 20 कोर्स जो है पूरे प्रोग्राम में आपको पढ़ना है, जिसमें 16 कोर्सेज जो है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और 4 कोर्स जो है वो चॉइस बेस्ड आपका है, जिसमें 2 जो है AECC 1 और AECC 2 कंपलसरी है, और 2 जो है जो सेकंड सेमेस्टर में आप ACC स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ेंगे, और 4th सेमेस्टर में GE या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लेंगे, वो आपका चॉइस है। आपका जो 16 कोर्सेज आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसमें भी आपको 4th सेमेस्टर में चॉइस है EC1 और EC2, यानी कि इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2, जो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी इलेक्टिव ले सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी कोई ऑप्ट करता है फिजिकल केमिस्ट्री, कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री, लाइक दैट, कोई क्वांटम केमिस्ट्री, इस तरह से कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपके लिए जो है काफ़ी ब्रॉड है, ब्रॉड विजन से सिलेबस बनाया गया है कि आपको सभी चीज़ का थोड़ा बहुत जानकारी हो, और आप जब प्रोग्राम ख़त्म करके एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आप निकलेंगे तो आप में हर चीज़ का कुछ न कुछ ज्ञान हो, और आप अपने एम्प्लॉयबिलिटी का स्कोप आपकी बढ़े। तो AECC 1 आज सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है, और आप कोई भी सर्विसेज के लिए जाएंगे, कहीं पर भी जॉब करेंगे, या ज़िंदगी को, आपके ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाने के लिए पर्यावरण को अच्छा होना, पर्यावरण सुरक्षित रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम सभी जानते हैं। अभी जो है आप देखते हैं कि कहीं अगर हम टूर प्लान करते हैं, कहीं घूमने जाना है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो जगह कितनी खूबसूरत है या कितनी साफ सुथरी है, वहाँ टेम्परेचर बहुत गर्मी तो नहीं है, बहुत बारिश तो नहीं हो रहा है, बहुत ठंड तो नहीं है। तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर हम यहाँ रहते हैं वो जगह भी इतनी ही खूबसूरत हो, साफ सुथरी हो, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो, बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, सूखा भी नहीं हो, तो ये हमें अच्छा लगेगा। पृथ्वी को ही ऐसा ही बनाना चाहते हैं आप सभी। ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उसके कारण जो है पृथ्वी गर्म हो रही है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो है ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और उसका जो है अनाकांक्षित इफेक्ट्स जो है, अनवांटेड जो इफेक्ट्स है वो सभी जगह हो रहा है। तो इससे जो है पृथ्वी खराब हो रही है। पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रहने के लिए हम लोग सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं। आज ऐसा कोई भी बच्चा भी जानता है पर्यावरण के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, हम सभी जानते हैं। लेकिन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो है हम कई बार जो है कोऑपरेट नहीं करते हैं। बहुत कुछ हमारे हाथ में है जो हम नहीं करते हैं। तो हम आपको सिर्फ रिमाइंड करेंगे कि व्हाट आर दिस 3 आर, जिससे हम अपने पॉल्यूशन, जो हमारे इर्द गिर्द जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उस पर हम कैसे उसको कम कर सके, उसको कंट्रोल में कैसे रख सके। So we'll share a few slides just to remind you and motivate you. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नई बातें हम कहने जा रहे हैं। So we'll share the slides. Unfortunately आज slides ज़्यादातर इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं हो सकता। तो आप देखें, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी हमने ये स्लाइड शेयर किया था कि जो प्रकृति जो है, जहाँ पे आपका पोल्यूशन नहीं है, वो कितनी खूबसूरत है। और पेड़ जो है वो प्रकृति में लंग्स का काम करता है, क्योंकि जीव जो है वो, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वृक्ष जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और प्रकृति में जो है, लास्ट क्लास में मच डिटेल वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे बैलेंस रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए प्रकृति में। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ स्ट्रेस गैसेस भी है, बहुत कुछ है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कुछ मात्रा में जो है सब कुछ है। और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस में ये भी पड़ता है, लेकिन इसकी आवश्यकता भी है प्रकृति में। ऐसा नहीं कि सभी ग्रीन हाउस गैसेस खराब है। प्रकृति का जो है तापमान जो है, पृथ्वी का तापमान को बनाए रखने के लिए कि ये लिवेबल हो, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, इसको बनाए रखने के लिए प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का भी आवश्यकता है। अगर टेम्परेचर प्रकृति का बहुत लो चला जाएगा और सारे पानी बर्फ बन जाएंगे, आइस हो जाएंगे, तब भी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो इन सब के लिए कुछ, लेकिन उसमें संतुलन रहना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये अपने बैलेंस में रहना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिटेल इन लास्ट क्लास अबाउट। लेकिन हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है, डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के कारण फैक्ट्रीज लगे और फैक्ट्री के धुआं जो है किस तरह से प्रकृति को खराब कर रहा है, वो आप देख सकते हो इन दिस पिक्चर। उसके बाद ये है कि हमारे प्रतिदिन जो है पूरा कचरा निकलता है। फैक्ट्रीज से तो निकलते ही हैं, उसके अलावा जो हमारा हाउस होल्ड है उससे भी कचरे निकलते हैं। और कचरे जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि ठोस और तरल कचरे जो निकलता है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसे प्लास्टिक्स जो है जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं और ये किस तरह से जमीन को जो है वो खराब कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट जो है, फैक्ट्री का हो या घर का हो, जो हो स्वेरेज लाइन से जब हम नदी में, तालाब में या समुद्र में इसको बहने देते हैं, तो ये किस तरह से इसको प्रदूषित कर रहा है। और कुछ तो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, इट कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि जो है। ये अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि जब है जो वातावरण में जाता है तो वो भी अपने तरह से वातावरण को दूषित करता है। आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम कि कैसे समुद्र का है हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो जहाज से एक देश से दूसरे देश जब जाता है तो कई बार रास्ते में जो है वो जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होता है, तो पेट्रोल जो है समुद्र के पानी पे जो है फॉसिल फ्यूल जो है वो बिखर जाता है। या मैन मेड, मैंने कभी कभी हमारे अनिच्छा से होता है, कभी इच्छा से भी हम लोग गंदगी फैलाते हैं, तो कई बार इसमें आग भी लग जाते हैं। अभी हम जान रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है और आप सभी देखते होंगे प्रतिदिन न्यूज़ में कि किस तरह से वो पर्यावरण को जो है क्षति पहुंचा रहा है। आप देखते हैं कि समुद्री जीव जो है ये ट्रैप हो जाता है प्लास्टिक में या फॉसिल फ्यूल वगैरह में, और वो सारी जो है पर्यावरण का संतुलन जो है इससे बिगड़ता चला जाता है। So the Industrial Revolution, which started in England in 1760 and में शुरू हुआ था 1760 साल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके कारण बहुत सारे आविष्कार हुए, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। जैसे सबसे पहले स्टीम इंजन जो है वो कोल या कोयले जला के हम लोग वाष्प तैयार करते हैं और उससे रेलगाड़ियाँ चली, फैक्ट्रीज के चक्के चले। तो ये जेम्स वाट का डिस्कवरी था, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और धीरे धीरे इंटरनल कंबशन इंजन, डायनामाइट आप जानते हैं कि हम लोग पहाड़ को तोड़ने के लिए एक बारूद की ज़रूरत होती है जिससे हम लोग रास्ता वगैरह बनाते हैं। तो कई चीज़ हमारी ज़िंदगी, कोई चीज़ का एक्सेसिव यूज़ होता है तो वो अच्छा नहीं, बुरा करता है समाज में। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंड्यूस्ड जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन, फिर न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, एटम बम आ गया उसका इफेक्ट में,
वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। केमिकल इंडस्ट्री बहुत फला फूला, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, प्लास्टिक्स है, फार्मास्यूटिकल दवाएं बनती है और कई मेडिकल इक्विपमेंट बनते हैं। पेंट्स जो है केमिकल इंडस्ट्री में पेंट्स जो है ये भी जो है हम लोग अच्छे से पेंट करते हैं और उसका रेसिड्यू जो है जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, तो इससे भी पर्यावरण जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। तो हम लोग कई इम्पोर्टेंट दिवस मनाते हैं, जैसे अभी हाल में अर्थ डे हम लोग मनाए थे 22 अप्रैल, जिसका शुरुआत 1970 में हुआ। ये सब ध्यान रखते हुए कि जो पृथ्वी को हम कैसे इन सब चीज़ों से, इन खराब चीज़ों से हम बचा सके, इसके लिए हम कई डेज मनाते हैं। फिर 5 जून को आपका आ रहा है एनवायरमेंटल डे। ये सब हम लोग मनाते हैं, लेकिन हम अपने ज़िंदगी में कितना उसको लाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ डेटा आपसे शेयर करेंगे। प्लास्टिक्स जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो प्लास्टिक्स, सबसे पहले हमारी नज़र प्लास्टिक पे जाती है, क्योंकि नज़र किस पे पड़ती है? जो ठोस है उस पे जल्दी नज़र पड़ती है। तरल जो है हमारे जैसे जितने भी वाटर सिस्टम है उसको जो बर्बाद कर रहा है, उसके बाद उधर हमारी नज़र जाएगी। और गैसेस जो हमारे वातावरण में जो है पोल्यूटेंट गैसेस आ रहे हैं, उसके कारण जो हो रहा है उस पर बाद में नज़र जाती है। तो जो ठोस पोल्यूटेंट है जिसमें प्लास्टिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम प्लास्टिक का हर चीज में, करीब करीब जिंदगी के क्षेत्र में आजकल प्लास्टिक का यूज होता है। हमारे बच्चे का फीडिंग बॉटल और अरे बाप परेशान हो जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट में भी प्लास्टिक का यूज होता है। तो हर क्षेत्र में हम पेन से लिखते हैं उसमें भी प्लास्टिक है। हमारा मोटा मोटी जो भी आजकल है हमारे किचन का आइटम है, हर चीज में बड़ा बड़ा चीज जो है उसमें प्लास्टिक होता है। छोटे छोटे जो जरूरत की आवश्यकता की चीजें हैं उसमें भी प्लास्टिक यूज होता है। तो प्लास्टिक एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। और जिसमें हम प्लास्टिक के यूज को आज बाय बाय तो नहीं कर सकते हैं कि अगर एक रिजोल्यूशन निकाल दे कोई भी देश की, कोई भी सरकार की आज से प्लास्टिक पे रोक है, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन कुछ हद तक हम प्लास्टिक के यूज पे रोक लगा सकते हैं, क्योंकि एक फैक्ट आपसे शेयर कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ पाउंड्स ऑफ प्लास्टिक कैन बी फाउंड इन सी में, जो है सी के सरफेस में। अगर हम लोग जाते हैं, पूरे वर्ल्ड का अगर मैपिंग किया गया है, उसमें पाया गया है कि सी सरफेस का 40% एरिया जो है वो प्लास्टिक वेस्ट से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर 100 हम मानते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर सी सरफेस एरिया है तो उसमें 40 जो है स्क्वायर मीटर जो है वो भरा हुआ है प्लास्टिक वेस्ट से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्लास्टिक है, उसको हम कैसे कम कर सके इस पे हम लोग थोड़ी बातें करेंगे और फिर अन्य वेस्ट पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इसी बात करती है मैम, सी सरफेस मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन है, तो वो उठा के ले जाती है, उसका प्रोसेसिंग करके फिर कागज देती है। तो नया कागज बनाने में हम सभी जानते हैं कि पेड़ काटना पड़ता है, एनर्जी का यूज होता है। तो अगर पुराना कागज को हम रीप्रोसेस करते हैं तो उसमें करीब 40% एनर्जी जो है हम लोग सेव कर सकते हैं। और पेड़ पौधे भी, पौधा वृक्ष जो है काटते हैं पेपर बनाने के लिए, उसको भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड जो है अभी भी हमारे नॉर्दर्न स्टेट में उतना नहीं आया। हम वेस्ट बहुत करते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कम सोचते हैं। हम जब आते हैं ऑफिस में, अभी ये देखिए यहाँ कितना लाइट जल रहा है,
कैरेक्टर लाइट की आवश्यकता है? बाहर धूप इतनी तेज है, सूरज की इतनी एनर्जी दे रहा है, फिर भी हम जला रहे हैं। कुछ वेस्ट हमको दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ये हम बता रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज चलाते हैं तो हमें लगता है बड़ा साफ सुथरा हम है, कोई वेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, विद्युत को पैदा करने के लिए वो फैक्ट्री में वहाँ पे वेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो कोई भी चीज हम न्यूनतम जो है हमारी आवश्यकता है उतना ही खर्चा करें, उससे ज्यादा नहीं करें। आप बहुत इंटरनेट का भी अननेसेसरी यूज करते हैं, सोशल मीडिया में जितना रहना नहीं चाहिए उतना रहते हैं, तो उससे भी हम वेस्ट क्रिएट करते हैं। जब हम इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी का व्यवहार करते हैं तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो अब समय आ गया है कि आप सबके बारे में सोचें। तो वेस्ट मैनेजमेंट में सब रिसाइकलिंग, रीयूज है, देन वेस्ट रिमूवल है, वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट का ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा कि कचरा का ट्रीटमेंट करके उसमें से सोना, ई वेस्ट का ट्रीटमेंट करके उसमें से जो सोना था, सिल्वर था, उसको अलग करके जापान ओलंपिक्स ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल बनाया। तो वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट जो है स्टोरेज वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लैंडफिल में, लैंडफिल मतलब होता है जहाँ पे कचरा डाला जाता है। हर शहर में आप देखोगे कि एक स्थान होता है जहाँ म्यूनिसिपैलिटी जो है गार्बेज को डंप करती है, दैट इज कॉल्ड लैंडफिल। आप दिल्ली में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लैंडफिल वहाँ इतना ऊंचा हो गया है और वहाँ मीथेन गैस निकलता है, कई बार उसमें अपने आप आग भी लग जाती है और बहुत जो है प्रदूषित गैस जो है वहाँ आसपास में जो लोकेलिटी है वहाँ के लोगों का हेल्थ के लिए बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड है। तो वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्लासिफिकेशन अगर वेस्ट का करें, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं और ये गंदा भी कुछ अपने तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में डोमेस्टिक वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम ऑयल फैक्ट्री, ई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत वेस्ट क्रिएट होता है कि आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है बहुत धूल जो है वो हवा में, उसमें पार्टिकुलेट वेस्ट जो है वो क्रिएट होता है। एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर में खाद का यूज होता है तो वो भी एक वेस्ट है। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जब हम जो जैसे गेहूं का है तो ऊपर से हम गेहूं निकाल लेते हैं, उसका जो पेड़ है उसको हम कैसे मैनेज करें, ये सारे एग्रीकल्चर वेस्ट में आ जाता है। फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जहाँ है वहाँ वेस्ट क्रिएट होता है। एंड बायोमेडिकल वेस्ट, जो मेडिकल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट है, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक का वेस्ट मैनेजमेंट का अपना तरीका है। कुछ पब्लिक अपने अवेयरनेस से कुछ को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन कुछ जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे दो योगदान दे सकते हैं? रिड्यूस, रीयूज की बात तो आपके घर में हो जाएगा। उसके बाद रिसाइकिल जो है, जैसे सॉर्टिंग अगर हम वेस्ट का कर देते हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से अगर जगह डिफाइंड है कि यहाँ पे प्लास्टिक डालो, यहाँ पे पेपर डालो, यहाँ पे ग्लास डालो, यहाँ पे ई वेस्ट डालो, तो हम सही जगह में अगर वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं तो ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। सही जगह में अगर वेस्ट का हम डिस्पोजल करते हैं, उसके बाद कोई गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी उसका जो है प्रोसेसिंग करके जो उसमें रीयूजेबल वस्तु है उसको निकाल ले, जो रीयूजेबल मटेरियल है उसको निकाल ले, और अल्टीमेटली वो वेस्ट बहुत छोटा हो जाएगा तभी उसको लैंडफिल में डाला जाए। सो दैट इज द वे मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट इज डन। हम नहीं समझते हैं कि हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस तरह की कोई व्यवस्था रखी है। न्यूक्लियर वेस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा जो है पूरे पृथ्वी पे जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो ये बनते हैं, स्टेशंस बनते हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो भी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। न्यूक्लियर रेडिएशन, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर साइंस में बहुत रिसर्च होते हैं और हम उसका पीसफुल यूज में, जैसे एग्रीकल्चर में या कैंसर के ट्रीटमेंट में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग होता है, लेकिन उसके जो हैजार्ड्स है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एटम बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है, बॉम्ब जब बनता है, आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय
एटम बम का यूज हुआ था और उसका इफेक्ट जो है अभी भी जापान में लोग उसका चुका रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जितनी कम लड़ाइयाँ लगे वो अच्छी बात है, जब लड़ाई लगती है तो उसमें वेपन का यूज होता है और अल्टीमेटली एक कंट्री दूसरे कंट्री को थ्रेट करता है कि हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन का जो रेडिएशन होता है वो पूरे विश्व में एक जगह कंसंट्रेट नहीं रहता है, वो जब यूज होगा तो वो दूसरे कंट्री को भी, अगल बगल के जितने कंट्रीज है उसको भी अफेक्ट करेगा, उस पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को खराब करता है। तो न्यूक्लियर वेस्ट कई जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो है जैसे यूएसए है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज है, ये क्या करते हैं कि अपना न्यूक्लियर वेस्ट और ई वेस्ट को, जो गरीब देश है उसको कोई चीज का लालच देके वहां जाके डंप करता है। कई बार आप देखते होंगे कि जहाज में भर के पुराने कंप्यूटर जो है वो एनजीओ के द्वारा भेज दिया जाता है गरीब देशों को। जब उनको अपना नया मॉडल आ जाता है तो पुराने जो ई वेस्ट है उसको वो इस तरह से दूसरे गरीब कंट्री को देते हैं, वहाँ लालच देते हैं कि हम फ्री में तुमको जो है 1 लाख कंप्यूटर दे रहे हैं गरीब बच्चों में बांटने के लिए। लेकिन वो एक तरह से वो अपना ई वेस्ट को डंप करते हैं, जो एडवांस कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है। उसी तरह से अपने न्यूक्लियर वेस्ट को भी डंप करने के लिए वो अफ्रीका में या एशिया में जो गरीब देश है वहाँ पे जाके अपना न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करते हैं। तो अपना मेडिकल वेस्ट भी कई कंट्रीज जो है वो डंप करते हैं कि तुमको एक नया इक्विपमेंट देंगे और उसके बदले में 4 पुराना इक्विपमेंट भी ले जाओ। तो ये चल रहा है अभी, लेकिन वो भी जानता है कि कुछ दिन बाद वो चलना बंद हो जाएगा, लेकिन वो तब गरीब देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो खराब हुआ इक्विपमेंट को है दोबारा शिपमेंट करेगा एडवांस कंट्री को। तो ये वन वे ट्रैफिक है, जो एडवांस कंट्रीज है वो अपना वेस्ट को जो है गरीब देशों में जो है वो भेज देती है और अपने हेल्थ के लिए वो कॉन्शियस है, अपने बायोडाइवर्सिटी का क्लीनलीनेस के लिए वो कॉन्शियस है, उसको नहीं बिगाड़ता है अपने संतुलन को। लेकिन एनवायरनमेंट ऐसी चीज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, वो पूरे विश्व में फैलता है। ऐसा नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं तो हमारा ही जोग्राफिकल एरिया प्रदूषित होगा, इसका इफेक्ट जो होगा दूर दूर तक फैलेगा। इसलिए इट्स टाइम दैट एवरीवन शुड बी कॉन्शियस अबाउट मैनेजिंग द वेस्ट। उसी से रिलेटेड डायग्राम है, वेट सॉर्टिंग का है, वेट है, ड्राई है, उसको रिसाइक्लेबल वेस्ट है, उसको आप अलग कर दो। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ये सब चीज आप जानते हो। आई जस्ट वांट टू शेयर द स्टोरी ऑफ दैट मद्रास ग्रुप आपके साथ। तो फेस मास्क भी हम जहाँ तहाँ इसको फेंक देते हैं, इसका भी कुछ यूजफुल ये होना चाहिए, गार्बेज में डालना चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक शोधकर्ता डॉक्टर मोहम्मद सवेरियन ने इस पे काम किया और ये किस तरह से यूज्ड मास्क से जो है वो उसको एक इकट्ठा करके सड़क वगैरह बनाए, इसकी भी कहानी है। आई विल शेयर द स्लाइड विथ यू, आप उसमें पढ़ लेना। तो सड़क बनाने में प्लास्टिक का या मास्क वगैरह का व्यवहार हो सकता है। तो जहाँ तहाँ मास्क को यू डोंट थ्रो इट अवे हियर एंड देयर, उसको एक जगह रखें। एक्ट एंड रेगुलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, पब्लिक को अवेयर तो करना चाहिए ही, साथ से साथ कुछ अगर एक्ट और रेगुलेशन हो जिसमें सजा का भी प्रावधान हो तो जो गलत काम करता है उसको आइडेंटिफाई करके सजाएं भी अगर थोड़े बहुत दी जाए तो कुछ हद तक काम हो सकता है। तो there are various acts regarding waste management I would like to share with you। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 का, ये सब सारा बना हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट जो है जैसे उसमें न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, कोई भी अपना मकान जो है, फैक्ट्री है, उसको तोड़ना शुरू करता है, पब्लिक के लिए सोचती नहीं है कि जितना वेस्ट उसमें वातावरण में जा रहा है उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं, उसके लिए उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो रूल्स तो बने हुए हैं, वी हैव रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी है, भारत सरकार का है, लेकिन इसको हम लोग इसको मानते नहीं हैं। So let us leave this.
Now I will talk about a group of people, some IIT Madras students जो है उन्होंने एक कंपनी बनाई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और एक्चुअली स्टार्टअप पहले उन्होंने खोला था, और उनका जो प्रपोजल था वेस्ट मैनेजमेंट का वो मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को काफ़ी पसंद आया। तो शुरू में उन लोगों ने 5 लाख रुपए से 3-4 दोस्त मिलके फैक्ट्री शुरू किया। इस उन लोगों का जो स्टार्टअप है उसका नाम है समुद्योग वेस्ट चक्र। तो ये एक उद्योग उन्होंने शुरू किया जिसमें वेस्ट को मैनेज करते हैं, और बाद में उनका आप देखिए कि कैसे वो यूरिन जो है या का जो है कलेक्शन करके उससे वो उसमें से जो लिक्विड पार्टिकुलेट्स है उसको अलग करके उसको रीयूजेबल वाटर जो है वो टॉयलेट वगैरह में व्यवहार के लिए तैयार करने लगे। तो द टीम ऑन 5 लाख एक कंपटीशन हुई थी वहाँ मद्रास में, जिसमें उन्होंने पहले 5 लाख का प्राइज मिला उनके प्रपोजल के लिए, जो प्रपोजल उन्होंने उसमें दिखाया, और बाद में जो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड उनको 1 करोड़ रुपया दी टू किक स्टार्ट देयर प्रोजेक्ट। वो अपना काम शुरू करे उसके लिए 1 करोड़ रुपया उनको मिला। द स्टार्टअप एम्स टू एस्टैब्लिश ए डिसेंट्रलाइज्ड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू हैंडल द नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट। तो उनका मेन उद्देश्य तो ये था कि हम प्लास्टिक वेस्ट को कैसे हम मैनेज करें, और उसके साथ साथ उन्होंने एक ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेज किया, और यूरिन से यूजेबल रीयूजेबल वाटर कैसे वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है IIT मद्रास में ये लगा हुआ है। वहाँ के जो टॉयलेट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में टॉयलेट में उन्होंने सबसे पहले इसको स्थापित किया, इससे साफ पानी का जो उपयोग है बहुत मिनिमाइज किया गया है। तो दिस इज द वर्क ऑफ सम यंग पीपल, दे आर जस्ट बीटेक के स्टूडेंट ही थे वो लोग, 4th ईयर के। उसी समय उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। बाद में आपको उनको कई हेल्प मिले, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा भी जो है उनको सपोर्ट दिए इसमें। तो कई यूनिवर्सिटीज़ जो है इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम लोग वेस्ट को कैसे कम करें। तो साइंस या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वेस्ट क्रिएट जब किया, तो ये साइंस का ही काम है कि हम वेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सके या रिड्यूस कर सके। तो इसमें वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात हम करते हैं तो उसमें एक मुद्दा बहुत हो जाता है कि आप हम सभी जानते हैं कि वेस्ट को अगर प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट सुंदर होगा, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। नहीं करने का मजबूरी भी है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो इकोनॉमिकली वायबल हो। अगर हम कोई वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाते हैं जिसमें हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है तो वो हम नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। आप जैसे यंग लोग जो हैं रिसर्च में लगो कि नया नया जो है इकोनॉमिकली वायबल सिस्टम डेवलप करें जिससे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आई वुड लाइक टू कंक्लूड क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो टैगोर के कोट से हम खत्म करना चाहेंगे, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence। तो हमारा एजुकेशन वही है जो हमको सिखाता है कि हम पूरे विश्व में कैसे जितने भी एग्जिस्टेंस है पूरे उसके साथ हम समन्वय के साथ चल सके, तो वही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। हम कुछ आविष्कार कर लिए, उसका कुछ जो है हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है। तो सोचने का ये आ गया है। अब कई प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में लिखा रहता है कि वो प्रोडक्ट जब खराब होगा वो कंपनी ही उसको बाई बैक करेगी। तो ये भी एक रेगुलेशन है वेस्ट मैनेजमेंट का कि जो प्रोडक्ट जो है हमारा जब खराब होगा, आई शुड नॉट थ्रो इट अवे, हम ये कंपनी को अगर दे देंगे तो कंपनी कम दाम में नया एक हमको देगी। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वेस्ट मैनेजमेंट का। कंपनी जब बाई बैक करती है या वापस लेती है तो कंपनी उसका प्रोसेसिंग करती है, रिसाइकलिंग करती है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑल नो। तो हमें ज़रूरत है कि ऐसा एक हम सभ्यता, ऐसे एक समाज का निर्माण करें
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट तो हो लेकिन वो किसी के दुरुपयोग से नहीं हो और पृथ्वी को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखे कि आने वाले पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.